तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अपनी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं यहां पर देने की ट्राई करता हूं, तो वो भी आप मेंटेन कर रहे होंगे अपनी जगह पर, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको अलग से नोट डाउन करते होंगे। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं आगे दूसरे नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करने के। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो गेट के अंदर पूछे, उसी में से ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर जो पीछे लॉजिक है ना, देखो यार, क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, या तो लॉजिक से किया जाता है या तो फॉर्मूला से किया जाता है। तो या तो फॉर्मूला रट्टा मार लो और फाइनली सॉल्व कर दो, बट ये क्वेश्चन अगर आप लॉजिक से करो तो फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लॉजिक से सॉल्व करो। देखो, सोचो कि यहाँ पर क्या लिखा क्या हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सीपेज इज कमिंग थ्रू अ पोरस मीडिया। पोरस मीडिया आपको शोन है। द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वैल्यूज ऑफ K1, K2, K3, K1, K2, K3 आर इन मीटर पर डे। आपको दिख रहा है यहाँ पर K1 कितना है, K2 कितना है, K3 कितना है, आपको यहाँ पर सब कुछ गिवन दिख ही रहा है। नाउ, अब दोस्तों लिखा क्या हुआ है, द सीपेज डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। तो पहले तो आपको ये इसका यूनिट समझाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हो तो मैंने इसका इस काइंड ऑफ ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर वाला इससे पहले के दो क्वेश्चन में समझाया था मैंने। थ्रू द पोरस मीडिया सेक्शन ऑफ पीक्यू इज सीपेज डिस्चार्ज। आपको ये सेक्शन में से निकालना है। ठीक है, ये सेक्शन में से आपको कितना सीपेज हो रहा है, ये सीपेज डिस्चार्ज निकालना। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूला की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक होना चाहिए, क्या तुरंत ही क्लिक होना चाहिए, Q इज इक्वल टू के आई ए। मैंने इस फॉर्मूला के दुनिया भर के एप्लीकेशन बताया। ठीक है, इस फॉर्मूला के दुनिया भर के एप्लीकेशन बताया, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा, उसमें भी हमने इसका एप्लीकेशन किया था। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू के आई ए तो लगेगा भाई, ये तो फिक्स है, Q इज इक्वल टू के आई ए तो लगेगा। नाउ यहाँ पर तुम समझो, रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है पता है, कि ये सीरीज में है, K1, K2, K3 क्या है, सीरीज के अंदर है दोस्तों। अब ये सीरीज में है, जब ये सीरीज में है तो सीरीज में हमेशा क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट। डिस्चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखो, अब रियल ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन देखो फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो यार, अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है मतलब इसका जो इक्विवेलेंट डिस्चार्ज बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट डिस्चार्ज बनेगा वो Q1 के भी बराबर होगा। यानी ये पोर्शन ऑफ सॉइल वन, ये जो पोर्शन ऑफ सॉइल वन है ना दोस्तों, ये पोर्शन ऑफ सॉइल वन है, इसके भी बराबर होगा Q इक्विवेलेंट। पोर्शन ऑफ सॉइल टू है, इसके भी बराबर होगा, जिसके अंदर PQ भी आ गया। ठीक है, पोर्शन ऑफ सॉइल थ्री है, उसके भी बराबर होगा, क्योंकि डिस्चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट होगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 लिख सकते हैं डेफिनेटली। बट हेड जो है वो H इक्विवेलेंट क्या होगा, H इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा। ठीक है, टोटल हेड जो होगा। और टोटल हेड इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर आसानी से दिख भी रहा होगा, टोटल हेड डिफरेंस, यानी कि H इक्विवेलेंट आपको क्या दिख रहा है, H इक्विवेलेंट दोस्तों आपको दिख रहा है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो दोस्तों, तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब जब ये सारे डिस्चार्ज सेम ही है तो क्यों ना पीक्यू सेक्शन जहां पर है, ये पीक्यू सेक्शन जहां पर है उसी का ही मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लू ना, उसी का ही कर लू, खामखा बाकी में क्यों पढ़ूं। तो आप जब उसी का डिस्चार्ज कैलकुलेट करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होगा कि आपने लिखा Q3 इज इक्वल टू आपने लिखा K3 मल्टीप्लाई बाई H3 डिवाइड बाई L3 मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 की यूनिट में। ठीक है, ये PQ जो है वो 3 मीटर का है और उसका इस डायरेक्शन में, उसका इस डायरेक्शन में यूनिट विड्थ है, इसीलिए आंसर भी आपका क्या है, यूनिट विड्थ के अंदर ही मांगा गया है। तो चलो, एरिया तो हम समझ गए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। क्यों मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर इन्होंने 3 मीटर इसका ये डायमेंशन ये वाला तो दे दिया, पर ये वाला डायमेंशन नहीं दिया, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, पर मीटर लिखा है। ठीक है, पर मीटर लिखा है, तो ये वाला डायमेंशन पर मीटर होगा, इतना हमने समझ लिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हमने कर दिया। बट द प्रॉब्लम क्या होगा पता है, ये Q3 आप क्यों नहीं लगा सकते, या मतलब ये Q3 वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते दोस्तों, आपके पास H3 नहीं है, आपके पास दोस्तों H3 नहीं है। ठीक है, आपके पास H3 नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
अब आप H3 निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि H3 निकाल नहीं सकते। आपके पास H इक्विवेलेंट है, आपके पास H इक्विवेलेंट है, तो हर एक आपका कंपेयर कर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि इन दोनों डिस्चार्ज को कंपेयर कर लो, जब सेम होने वाले हैं तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई H इक्विवेलेंट डिवाइड बाई L इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई एरिया, तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो इसी तरीके से H3 डिवाइड बाई L3 मल्टीप्लाई बाई K3, इस तरीके से आप H3 निकाल भी सकते हो, उसके बाद फिर इसमें रख सकते हो। तो ये टाइम पास नहीं हो जाएगा, ये टाइम पास नहीं हो जाएगा। क्यों टाइम पास हो जाएगा? अरे जब ये जो वैल्यू है, ये जो Q इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ये Q इक्विवेलेंट की वैल्यू है, जब ये K3 के बराबर ही आने वाली है, जब ये K3 के बराबर ही आने वाली है, तो मैं खामखा ये टाइम पास क्यों करूँ कि H3 को फाइंड आउट करूँ और फिर इसमें डालूं और फिर Q3 निकालूं। मैं डायरेक्टली Q इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट कर लूंगा ना दोस्तों, मैं डायरेक्टली Q इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि वही तो उसके बराबर आने वाला है। ये समझो, ये रियल अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्टली रट्टा मत मारो कि ऐसे फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में हमें Q इक्विवेलेंट। अरे उसका रीजन मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये जब दोनों बराबर ही होने वाले, तो खामखा H3 को अलग से फाइंड आउट करना और फिर इसमें रखना और फिर उसके बाद Q3 निकालना, ये बेवकूफी वाला अप्रोच होगा। इस वजह से यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच यही है कि डायरेक्टली Q इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाए, और वही Q इक्विवेलेंट किसमें से पास होगा, K3 का Q3 भी वही होगा, और Q3 तो या तो Q2 भी वही होगा, ठीक है। अगर PQ है, अगर PQ है तो यहाँ पर सेकंड वाले पोर्शन के अंदर है, तो Q2 भी वही होगा, Q1 भी वही होगा। जब ये सारे डिस्चार्ज सेम होने वाले हैं, जब ये सारे डिस्चार्ज आपके सेम ही होने वाले हैं, तो क्यों हम इंडिविजुअल डिस्चार्ज को फाइंड आउट करें। और यहाँ पर अगर सेक्शन PQ सेकंड वाले में है, तो क्यों हम Q2 को फाइंड आउट करें और क्यों H2 को फाइंड आउट करें। हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली Q इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और यही Q2 का डिस्चार्ज होगा और यही PQ के अंदर से पास होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि क्यों हम यहाँ पर Q इक्विवेलेंट के पीछे पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर Q इक्विवेलेंट के पीछे पड़ना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि Q इक्विवेलेंट के पीछे पड़ोगे तो आपको K इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इक्विवेलेंट परमेबिलिटी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला जो इस्तेमाल करूंगा वो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट, एरिया तो आपको ये H टोटल आपको दिया है और L भी आप टोटल ही लेने वाले हो। नाउ K इक्विवेलेंट is equal to H1 plus H2 plus H3 divided by H1 divided by K1 plus H2 divided by K2 plus H3 divided by K3। सही है। चलो H1 हमारा 20 मीटर है, उसके बाद H2 जो हमारे 10 मीटर और 20 मीटर। गलती मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। क्या गलती की थी कि भाई इसको अलग मान लिया और इसको अलग मान लिया। अरे ये दोनों साथ में ही है, ये दोनों साथ में ही है, ये पूरा एक लेयर साथ में ही है, इसी का ही K2 3 मीटर पर डे दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों साथ में ही है, तो ये H2 हमारा जो हो जाएगा, H2 हमारा जो हो जाएगा वो 30 मीटर हो जाएगा, और K3 यानी कि H3 जो हमारा हो जाएगा वो 10 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 30 डिवाइड बाई 3 एंड 10 डिवाइड बाई 1। क्यू के इक्विवेलेंट का आंसर 2 मीटर पर डे आएगा। कितना आएगा? 2 मीटर पर डे। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लो। तो नीचे तो 30 हो जाएगा ना, नीचे तो 30 हो जाएगा और ऊपर 60 हो जाएगा, तो सिंपल 2 ही आएगा आंसर दोस्तों। और मीटर मीटर पर डे क्यों लिखा? क्योंकि सारे के सारे वैल्यू आपको मीटर पर डे में दी हुई है दोस्तों। यहाँ पर सारी वैल्यू आपको मीटर पर डे में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? मीटर पर डे आएगा। चलो, मतलब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम यहाँ पर के इक्विवेलेंट के पीछे पड़े हैं, और इससे हम क्यू इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो अल्टीमेटली पी क्यू के अंदर से जो डिस्चार्ज या सीपेज पास होने वाला है वही होगा। क्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई एच इक्विवेलेंट। कितना है? 5 मीटर है भाई, 10 - 15 5 डिवाइड बाई एल इक्विवेलेंट आपका 60 मीटर हो जाएगा। ये फटाफट से गिन लो, 20 और ये 30 50 50 और 10 60 मल्टीप्लाई बाय एरिया आपका मैंने पहले ही बताया पर मीटर यह है, ठीक है। पर मीटर है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देता हूँ। उसका कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, कितना आ जाएगा। सारी चीजें सही तो की ना हमने? सही ही की है। तो दोस्तों ये मैं करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई तो 30 हो जाएगा, और 30 डिवाइड बाई 60, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते, नहीं लोग डी समझेंगे इसको 1 लिखते हो और फिर। तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 0.5 मीटर मीटर
क्यूब पर डे पर मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पर मीटर लिया। चलो ये हो गया। अब 0.5 तो यहाँ पर है नहीं आंसर में, 0.5 की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, हमने फॉर्मूला लगा के क्यू इक्विवेलेंट निकाल लिया, बट आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने आंसर निकाला, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमने पी क्यू में से मांगा है लेकिन फिर भी क्यू इक्विवेलेंट क्यों निकाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीरीज के अंदर है ये सारे लेयर्स, जब सीरीज के अंदर होते हैं यानी कि नॉर्मल टू बेडिंग प्लेयर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सारा डिस्चार्ज जो है वो सेम ही रहेगा, हेड लॉस जो है वो अलग अलग रहता रहेगा, यानी कि हेड डिफरेंस जो है वो अलग अलग रहेगा, डिस्चार्ज पूरे के पूरे उसमें सेम ही होगा, चाहे वो पी क्यू का मांगा हो, चाहे वो Q1 मांगा हो, चाहे वो Q2 मांगा हो, चाहे वो Q3 मांगा हो, चाहे वो क्यू इक्विवेलेंट मांगा हो, डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा। इस वजह से 0.5 यानी कि 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो ये अभी जो तुमको पता चला होगा कि अभी हम जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली देख रहे हैं, पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाले किए पिछले वीक के अंदर, इस वीक के अंदर सीपेज एनालिसिस और परमिएबिलिटी और डिस्चार्ज और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो सारे 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने सब कर लिए। अब जो आएंगे उसको मैंने 1 मार्क वालों को अलग रखा है। अब आसान आसान क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसान आएंगे मतलब एकदम ही आसान आएंगे। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले आगे भी। तो इसमें लिखा है कंसिडर अ टू डायमेंशनल फ्लो, कंसिडर अ टू डायमेंशनल फ्लो थ्रू आइसोट्रोपिक सॉइल अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, जनरली हम एक्स और वाई के आदी होते हैं कि यार एक्स और वाई आएगा तो हमको मजा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स और जेड डायरेक्शन ले लिया, कोई बात नहीं। एक्स एंड जेड डायरेक्शन, इफ एच इज द हाइड्रोलिक हेड, द लाप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, ये आपको बताना है। द लाप्लास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा ये आपको बताना। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर 2D के अंदर है, ठीक है, ये ऑब्वियस बात है 2D, ये एक्स और जेड डायरेक्शन है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2 डायमेंशन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 डायमेंशन। तो 2D के अंदर दोस्तों और हाई होमोजीनियस होमोजीनियस आइसोट्रोपिक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए, आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी कैसा दिया जाता है, डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, वही है, उसी का इक्वेशन है। यहां पर ये याद रखना, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए यहां पर क्या लग जाएगा, के एक्स और के जेड लग जाएगा दोस्तों, एन आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी 2019 के अंदर पूछा गया है, हम देखने वाले हैं आफ्टरनून सेशन के अंदर। ये फोरनून सेशन का 1 मार्क क्वेश्चन चल रहा है जिसके अंदर आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में पूछा है, और आफ्टरनून सेशन के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एन आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में पूछा था। किसके बारे में पूछा था, एन आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में। ठीक है, तो ये तो काफी आसान था, तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, ये वाला ही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑप्शन सी ही इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई काफी अलग है, और इसके अंदर तो स्क्वायर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, काफी आसान था। अब एनआइसोट्रॉपिक वाला आने वाला है, देखते हैं इसके बाद वाला, लेकिन मुझे लगता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस वाला होगा, उसके बाद आएगा। इसके बाद वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इन अ सॉइल स्पेसिमेन द टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आर sigma, sigma dash, I and IC respectively for the initiation of quicksand condition, which one of the following statement is true। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको पता है क्विकसैंड कंडीशन के बारे में तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो यहाँ पर बता दूं। फॉर द इनिशिएशन ऑफ क्विकसैंड कंडीशन, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस reduce to zero, effective stress reduce to zero, and and hydraulic gradient, hydraulic gradient becomes, hydraulic gradient becomes critical hydraulic gradient, hydraulic gradient becomes critical hydraulic gradient। ठीक है, मतलब कहने का ये कि इफेक्टिव रिड्यूस टू जीरो,
एंड आई इज इक्वल टू आई सी आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बी के अंदर दिख रहा है, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस रेडियस टू जीरो भी है और आई इज इक्वल टू आई सी भी है। अभी क्वेश्चन आने वाला है आईसी के ऊपर भी, तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है क्या आईसी क्या है। वैसे तो पता ही होगा यार, आईसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अनलेस कि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत बेसिक है आईसी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और ये टॉपिक भी काफी बेसिक है कि इफेक्टिव स्ट्रेस रेड्यूस टू जीरो हो जाता है क्विक कंडीशन में, और आपका आई जो है वो आईसी के बराबर है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी एनआइसोट्रॉपिक सॉइल के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। एनआइसोट्रॉपिक सॉइल के ऊपर ये पूछा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिख रहा है। आफ्टरनून सेशन के अंदर गेट के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। देखो यार, आपने एक बात नोटिस की, 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। यही तो खासियत है गेट की। 1 मार्क भी वो ऐसे ही नहीं देगा चलो कि भाई ले लो, ठीक है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हो जो काफी सिंपल हो, बट ज्यादातर क्वेश्चन गेट के अंदर तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आने वाले। तो फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉइल डिपॉजिट हैज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी in vertical and horizontal direction kz and kx respectively. For constructing a flow net, the horizontal dimension of the problem's geometry is transformed by multiplying factor of, ठीक है। चलो, कहने का क्या मतलब है पता है? कहने का ये मतलब है कि यार आप 2D के अंदर आइसोट्रोपिक सॉइल में हमने नहीं देखा थोड़ी देर पहले, आइसोट्रोपिक सॉइल के अंदर हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, डेल स्क्वायर एच, ठीक है। हमने क्या देखा, डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बट 2D के अंदर एन आइसोट्रोपिक सॉइल में क्या होता है पता है? एन आइसोट्रोपिक सॉइल में ये हो जाता है, एन आइसोट्रोपिक सॉइल के अंदर 2D के अंदर ये हो जाता है डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसके साथ साथ मल्टीप्लीकेशन होता है के एक्स का, क्योंकि ये क्या है, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज सारी डायरेक्शन में सेम नहीं होगी जैसा कि आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस को। प्लस के जेड, प्लस क्या लगेगा, के जेड डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फ्लोनेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन के अंदर इसको ट्रांसफर करना है तो हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है आपको नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए। एक छोटे से अक्षर में आपकी किताब में लिखा होगा, अगर आपके पास रेफरेंस बुक है या कोई अच्छा मटेरियल है तो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर kz डिवाइड बाई kx होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट kz डिवाइड बाई kx, अंडर रूट kz डिवाइड बाई kx, ये होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने क्या लगाया, kz डिवाइड बाई kx, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो दोस्तों हमारा अंडर रूट kz डिवाइड बाई kx ऑप्शन ए के अंदर दिख रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब जब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर देंगे तो कैसे ट्रांसफर होगा पता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल एक्स टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब हो गया लाप्लास में कन्वर्ट। तो ये लाप्लास में ट्रांसफर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एन आइसोट्रोपिक का जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है अंडर रूट के जेड डिवाइड बाई के एक्स, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था भाई, पहली बार ही 2019 गेट के अंदर पूछा गया था। बाकी जनरली सब क्या सोच के जाते थे कि आइसोट्रोपिक के बारे में पूछेगा, आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में, बट पूछ लिया ना, एनाइसोट्रोपिक के सॉइल के बारे में पूछ लिया, ठीक है। चलो, तो अब तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए अगर अगर रिपीटिंग क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली किसके ऊपर है, डायरेक्टली अजम्पशंस के ऊपर है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि अजम्पशंस वगैरह जो आती है या जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं वो स्टूडेंट निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर देखो वो अजम्पशन के ऊपर से आ गया, हालांकि काफी पॉपुलर अजम्पशन है, आप वैसे नहीं भी पढ़ते या ऊपर ऊपर से पढ़ते तो भी पता चल जाता, बट मेरा हमेशा से यही कहना है कि यार अजम्पशन और कॉन्सेप्ट वगैरह है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार के आप नहीं पास हो सकते, आपके पास रियल कॉन्सेप्ट होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। चलो, तो यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन डार्सी लॉ। कहने का ये मतलब है कि डार्सी लॉ में आप देखते हो कि क्यों किया,
क्यू किया की जगह हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू की आई। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये बात चल रही है, ठीक है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, v इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, फर्स्ट पावर है। ये क्यों होता है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू, कहाँ अप्लाई होगा बे, कहाँ अप्लाई होगा, तो वहां पर अजम्पशन अब जब पढ़ोगे, डार्सी लॉ के अजम्पशन पढ़ोगे, ये अपना डार्सी जो है उसने लॉ दिया था ना, क्यू इज इक्वल टू के आई ए, क्यू किया जो अजम्पशन दिया था डार्सी ने, क्यू किया, तो ये इक्वेशन के अंदर होता है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और इसकी बहुत सारी अजम्पशन में एक अजम्पशन होती है कि ये लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है, लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है, वो भी पोरस मीडिया के अंदर, पोरस मीडिया के अंदर लेमिनार फ्लो इन पोरस मीडिया, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी देखा ना, इम्परवियस और नीचे क्या था, परवियस था, तो वो पोरस मीडिया के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है डार्सी लॉ। तो लेमिनार फ्लो इन पोरस मीडिया के लिए ये वाला जो है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि डार्सी लॉ वैलिड है लेमिनार फ्लो के लिए इन पोरस मीडिया। चलो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, अनलेस कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको टफ लग सकता है, बाकी काफी आसान क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बढ़िया क्वेश्चन है। A flow net below a dam consists of 24 equipotential drop। ओ ये तो क्या ही हो गया, यहाँ पर मुझे पेन सिलेक्ट करना था, हाँ, 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गया, एंड 7 फ्लो चैनल, 7 फ्लो चैनल्स भी हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 6 मीटर, h इज इक्वल टू 6 मीटर। कितने लोग डेल्टा एच भी लिखते हैं, वो भी सही है, बट आप इसको क्या इंटरप्रेट करते हो ये डिपेंड करता है। अब चाहे एच लिखो डेल्टा एच लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। The length of the flow line adjacent to the toe of the dam, adjacent to the toe of the dam at exit is 1 meter. L minimum is equal to 1 meter. The specific gravity and void ratio of soil below are G is equal to 2.70 and void ratio है 0.70। मतलब क्लियरली आईसी क्या आ जाएगा, अरे आईसी क्लियरली 1 दिखेगा, क्यों, बिकॉज बिकॉज यार जिसको आईसी नहीं पता उसको कुछ नहीं पता, जी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई, यह होता है आईसी। तो कर लो 2.71 माइनस ये, वो ऊपर 1.7 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 0.7, ये भी 1 ही हो जाएगा। तो आईसी क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। आगे पढ़ते, करना क्या, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, चलो एफ ओ एस अगेंस्ट पाइपिंग, एफ ओ एस अगेंस्ट पाइपिंग होता है आईसी डिवाइड बाई आई एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है, या तो इसको आई मैक्स भी बोल दो। आईसी डिवाइड बाई आई एग्जिट ग्रेडियंट जब मैक्स होता है, तब एग्जिट ग्रेडियंट कब मैक्स होगा, एग्जिट ग्रेडियंट कब मैक्स होगा, जब एच डिवाइड बाई एन डी और एल मिनिमम, ये वाला फॉर्मूला होगा, जब आप नीचे एल मिनिमम लगाओगे तब ये क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा। नाउ एच हमारे पास है 6, एल मिनिमम नीचे जाके एनडी से मल्टीप्लाई होने वाला है, एल मिनिमम कितना है 1, एनडी हमारे पास कितना है 24 है। चलो तो आप आई मैक्स कैलकुलेट कर लो, और आईसी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 ही है, शुरुआत में ही देख लिया है। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4। तो यहाँ पर एफ ओ इज इक्वल टू 1, आईसी तो 1 है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, और ये होगा 1 डिवाइड बाई 4, तो 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट्स इट, खत्म। 1 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए ये वाला, आई सी इज इक्वल टू आई मैक्स, और अगर नहीं है तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कर लो, इवन आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो ना, तो भी आपको समझ में आ जाता है क्या है, बट थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा तो बहुत आसान रहेगा। नहीं तो यहाँ जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे आप प्रीवियस ईयर तो सॉल्व कर ही सकते हो आसानी से। एच डिवाइड बाई एल मिनिमम डिवाइड बाई एन डी, एन डी क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, जो कि 24 थे। यहाँ पर इन्होंने एन एफ खाली खाली दिया था, जो कोई काम का नहीं था, ठीक है, कोई काम का नहीं था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि क्या पता कि कोई बच्चा गलती से एनडी की जगह एनएफ ले ले और उसका आंसर गलत आ जाए, ठीक। तो ये उनकी साजिशें होती है भाई, ये उनकी साजिशें होती है, गेट वालों की हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ साजिशें होती है। तो उन साजिशों से बचने के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए कि किसके नीचे क्या आता है, किसके ऊपर क्या आता है, कौन सी टर्म क्या है, ठीक है ना। चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज आवर मेन गोल, बाकी का काम हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी बाद में, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े, बहुत सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन भी पढ़े, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो,
देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, इसके बाद नहीं, 37 तक ये क्वेश्चन। ओके चलो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 1 इज लिस्ट द टाइप ऑफ गेन और लॉस स्ट्रेंथ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितना ब्यूटीफुल, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर आपको दिया है कि यार सॉइल जो भी या तो गेन ऑफ स्ट्रेंथ करती है या तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ करती है, उसके बारे में जानकारी देंगे हम ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2 के अंदर दिया गया कि वो जो प्रॉपर्टी है ना, या जो वो प्रोसेस है ना जो रिस्पॉन्सिबल है लॉस और गेन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, वो है ग्रुप 2। तो आपको क्या करना है, करेक्ट मैच बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। चलो भाई मैचिंग अच्छे से करा देते ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का। पहला है जो आप शुरुआत के चैप्टर में पढ़ लेते हो, कौन सा है, रिगेन ऑफ स्ट्रेंथ विथ टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रेंथ जो बढ़ती है, रीगेन, यानी कि अगेन, रीगेन का क्या मतलब होता है, अगेन आपके स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, अगेन जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो गेन होती है, रीगेन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की सॉइल की स्ट्रेंथ जो बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है, विथ टाइम, टाइम के साथ साथ बढ़ती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है दोस्तों, ये दोस्तों होता है 3। ठीक है, 3 के अंदर होता है, यानी कि थिक्सोट्रॉफी। ये थिक्सोट्रॉफी कब पिक्चर में आती है, जब रिमोल्डिंग आता है, सेंसिटिविटी और रिमोल्डिंग आता है। सेंसिटिविटी और रिमोल्डिंग में आप करते क्या हो पता है, आप सॉइल के लेयर को ऊपर नीचे कर डालते हो, यानी रिमोल्ड कर देते हो। ठीक है, तो सॉइल की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती है रिमोल्डिंग की वजह से। ठीक है ना, ये जो लिखा है ना, ये देखो एस के अंदर लिखा है, ये लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग। तो ये क्यों लूज करती है, सॉइल अपनी सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से, सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से। तो एस के अंदर तो 4 ही आ जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ क्यों होता है, रिमोल्डिंग की वजह से। और जब ये रिमोल्डिंग हो जाएगा, फिर अगर आप सॉइल को रहने दोगे लंबे समय तक, तो सॉइल क्या करेंगे, फिर से गेन करेंगे, फिर से गेन करेगी स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जाता जाएगा उसके साथ साथ सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेंगी, और इसी प्रोसेस को या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। तो पी के साथ तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 3, पी के साथ दोस्तों हम लिख सकते हैं 3, क्यू के साथ अभी नहीं पता, आर के साथ भी नहीं पता, एस के साथ 4 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्यू के अंदर लिखा है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। और इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसके अंदर लिक्विफेक्शन लिखा जाए या बॉइलिंग लिखा जाए। तो देखो यार, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप बेस्ट स्टूडेंट हो, यानी कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो सकता। तो दोस्तों जिनको नहीं पता लिक्विफेक्शन किसे कहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, उनके लिए कुछ लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देख सकते हैं लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन किसे कहते हैं, द प्रोसेस of becoming liquid, the process of becoming liquid or making something liquid, or making something liquid और loose। ठीक है, और लूज लिख देते हैं। ठीक है, चलो, ये कब होगा, जब सॉइल के अंदर, कब होगा, सॉइल के अंदर तब होगा जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा। क्या आएगा, जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा, कि सॉइल जो है वो लिक्विफेक्शन, यानी कि लिक्विड की तरह बिहेव करेगी, हम ऐसा बोलते हैं, या वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर जाएगी, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर जाएंगी। ठीक है, और ये कब होगा, अर्थक्वेक का जो आपको पता होगा सिस्मिक वेव हो जाए, वो साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो ये लिक्विफेक्शन का लेना देना किसके साथ है, साइक्लिक लोडिंग के साथ है। किसके साथ है, साइक्लिक लोडिंग के साथ है। तो लिक्विफेक्शन क्यू जो है वो 2 के साथ मिल जाएगा, क्योंकि लिक्विफेक्शन का लेना देना अर्थक्वेक के साथ है, और अर्थक्वेक जो होते हैं वो साइक्लिक लोडिंग होते हैं, सिस्मिक वेव। उसके बाद है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज। यार अब ये तो हमने थोड़ी देर पहले बोला, सैंड बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, अपवर्ड सीपेज होता है, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड हो जाता है, इसी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस टू जीरो, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। चलो, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू अपवर्ड सीपेज, ये किसके अंदर आएगा, बॉइलिंग के अंदर आएगा दोस्तों। तो क्यू तो हमारा हो गया 2, और आर हो जाएगा 1, आर हो जाएगा 1। आर के अंदर अपवर्ड सीपेज की वजह से जो स्ट्रेंथ के अंदर लॉस होता है वो बॉइलिंग कहते हैं,
और लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिंग लोडिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो 3214 इज करेक्ट आंसर। 3214 मुझे सी में दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा 3214। ठीक है, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 38 तक 37 तक पहुंच चुके हैं एक्चुअली। शायद एक आध क्वेश्चन रह गया, मैंने 38 कैलकुलेट पे किए थे, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी देखेंगे और भी देखेंगे, और इसी तरीके से हम पूरा जियोटेक्निकल जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। हमें पूरा सिविल खत्म करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं, अभी तक हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म कर चुके हैं, बिल्डिंग मटेरियल खत्म कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट खत्म कर चुके हैं, और एक दो वीक में हम जियोटेक्निकल भी खत्म कर देंगे। ठीक है, जियो टेक्निकल बहुत बड़ा है सही में यार। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 2016 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन लिए, कभी कभी बीच में पुराने क्वेश्चन भी ले लिए, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन है तो पुराने भी ले लिए, और जनरली, और ये तो हमने पूरे सॉल्व किए, ये तो हमने पूरे पूरे किए हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते थे अभी तक पूरे पूरे किए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे लेक्चर देखने वाला है यार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, वैसे तो मुझे लगता है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब्सक्राइबर ही होगे। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे सब्सक्राइबर ही होगे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और अगर आप सब्सक्राइबर हो तो लाइक कर दो, और अगर आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज ग्रुप में नहीं बताया, अपने टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर आप बातचीत करते हो वहां पर नहीं बताया, डिस्कशन ग्रुप में नहीं बताया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को इतना प्रीमियम और बेस्ट लेवल क्वालिटी कंटेंट मिल सके, वो भी फ्री में आसानी से यूट्यूब पर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को हम करने जा रहे हैं एंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।